हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लाई इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जी.के. अहमद और आज हम सीखेंगे बेसिक यानी बेसिक ज्योमेट्री। यानी अगर हम बात करें ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, तो आज हम आपको वही बताने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बेसिक ज्योमेट्री का सबसे पहला पॉइंट कि जहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले बात, इसका नाम में पॉइंट है। बेसिक ज्योमेट्री में पॉइंट यानी बिंदु यानी कि अगर हम बात करें कि हमें अगर बिंदु नहीं पता होगा या पॉइंट नहीं पता होगा तो ये समझ लीजिए ज्योमेट्री आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो शुरुआत यहीं से होती है ज्योमेट्री की, पॉइंट क्या होता है या बिंदु क्या होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो है ज्योमेट्री की बेसिक क्लासेस ये 4th, 5th या 6th क्लास में शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों को यहीं से ही ये चीज़ें सिखाई जाती है जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। अगर आपकी ज्योमेट्री वीक है और आपको मैथ नहीं समझ में आती है, ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामिति आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती है, तो उसको समझने से पहले आपको जो है इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट ही कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्लास वाइज जो है अलग अलग चैप्टर में करेंगे। ये बेसिकली कंबाइंड क्लास है ज्योमेट्री की, जो उन बच्चों के लिए जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, इसका एक नाम होता है। जैसे मान लो मैंने इसका नाम लिख दिया पॉइंट ए। ठीक है, तो इसको मैं बिंदु ए बोल सकता हूँ। यानी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने कौन सा बिंदु लगाया है, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए यानी कि बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए। अगर मैं मान लो दूसरा कोई पॉइंट लगाता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिंदु बी। ठीक है, तो इसको अगर मैं बोलना चाहूँगा तो इसी के साथ में मैं बोल दूँगा कि ये पॉइंट बी है, यानी कि बिंदु बी। इस तरह से एक अक्षर से, यानी एक ABCD के एक अक्षर से, एक अल्फ़ाबेट से एक पॉइंट या एक बिंदु हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है। नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट को मिला के बनता है आपका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, यानी और इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, ये नॉर्मली रेखा का हिस्सा होता है। रेखा क्या होती है मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अभी आप जान लीजिए रेखाखंड क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे मान लो एक पॉइंट एक है, इसका बिंदु का नाम है पॉइंट ए। ठीक है, एक पॉइंट है ये, इसका नाम है बी। जब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं बेटा, तो ये एक रेखाखंड बन जाता है। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये होता है, रेखाखंड का मतलब होता है दो पॉइंट जो मिले होते हैं, उन दोनों को अगर हम नाम देते हैं तो वो नाम एक साथ पढ़ा जाता है और इसको हम कहेंगे ए बी। ये हमारा रेखाखंड ए बी है। ये जो आप निशान देख रहे हैं बेटा, ये निशान जो है ये रेखाखंड का निशान होता है। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो ये निशान जो है लाइन सेगमेंट का निशान होता है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये एक रेखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये तीर बना हुआ है। इसके अंदर ये तीर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये एक रेखा है। ठीक है, इसमें आपको कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। बस इस रेखा के अंदर कुछ बिंदु हो सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैंने ये लिखा है ABC। तो अगर मैं बात करूँ तो एक तो रेखाखंड इसके अंदर ये हो गया AB। ठीक है, एक रेखाखंड इसके अंदर AB हो गया और दूसरा रेखाखंड हो गया बेटा BC। दूसरा रेखाखंड जो हो गया वो BC हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमने रेखाखंड बताया आपको कि रेखाखंड होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड एक रेखा का कोई टुकड़ा होता है। ठीक है, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का एक टुकड़ा होता है। यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो आइए, ये तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, लाइन यानी रेखा क्या होती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं। 2 एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 2 अंतिम बिंदु होते हैं, 2 अंतिम बिंदु होते हैं इसमें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि रेखाखंड जिस बिंदु से शुरू हुआ और जिस बिंदु पे ख़त्म हुआ, ये 2 बिंदु जो हैं उसके अंतिम बिंदु कहलाते हैं। यानी कि ये 2 जो पॉइंट्स हैं वो उसके एंडिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ उसके एंडिंग पॉइंट की, तो ए से ये स्टार्ट हुई है और ख़त्म कहाँ हुई है, बी पर। तो इसके 2 एंड पॉइंट हो गए। ठीक है,
एंड पॉइंट क्या होते हैं हमको क्लियर हो गए? ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। लाइन, बेटा लाइन क्या होती है? नॉर्मली लाइन यानी रेखा। ये रेखा क्या होती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि रेखा का मतलब होता है एक सीधी लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा जिसमें कोई भी अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होते। जैसे मैं बात करूँ, ये मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसका नाम रख देते हैं एल। तो ये एल जो है यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है। ये एल जो है यहाँ से नहीं शुरू हुई है, बस ये तीर है। इसका मतलब इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। बात करें रेखा खंड की यानी लाइन सेगमेंट की, तो बेटा इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक। इसको ना तो उधर बढ़ाया जा सकता है ना इधर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाँ रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हो उधर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि रेखाखंड जो होता है वो रेखा का एक टुकड़ा होता है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि एक होता है हमारा किरण, किरण यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ ये होता है हमारा किरण के बारे में हम जानते हैं बेटा कि इसको क्या कहते हैं, एक तरह से रेस होती है। क्या होती है? रेस, ठीक है। ये हमारी रेस होती है। रेस क्या होती है बेटा? ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक तरफ जाती है, चाहे ये इधर जा सकती है चाहे ये इधर आ सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी जा सकती है। मगर इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है बेटा कि एक पॉइंट से शुरू होती है और एक तरफ ही कितनी भी खींची जा सकती है। यानी मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आप इसको कितना भी खींच सकते हो। यानी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से कितनी भी ऊपर जा सकती है, या फिर यहाँ से स्टार्ट हुई ये कितनी भी आगे जा सकती है। इसका मतलब क्या? क्या ये पीछे जा सकती है? इधर से इस पॉइंट से पीछे जा सकती है? नहीं बेटा, ये पॉइंट से पीछे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये इसका एक एंड पॉइंट है, ये इधर नहीं जा सकती। लेकिन हाँ जिधर तीर बना हुआ है ये उधर आगे कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। तो यही है। तो इसके अंदर अगर हम कहते हैं तो इसमें होता है नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट यानी रेखा के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और अगर बात करें रेस की बेटा, तो रेस के अंदर क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है, बट एक अंतिम बिंदु। वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक होता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने थोड़ा सा ये 4 पॉइंट्स समझे। अभी हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट चाहिए, अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, इससे आगे सीखते हैं हम, ठीक है। अब तक हमने किरण के बारे में कर लिया था, अब हम सीखेंगे एंगल के बारे में कि एंगल क्या होते हैं। बेसिकली हमारा अगला पॉइंट है एंगल। ओके, एंगल यानी कि कोण। बात करते हैं कोण की। तो कोण के केस में अगर हम बात करें तो कोण होता क्या है? तो कोण बेसिकली बेटा एक पॉइंट है, इससे 2 किरण निकलती है, एक ऊपर एक नीचे। इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है कोण, ठीक है, यानी कि एंगल। ये हमेशा डिग्री में होता है, यानी डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मली डिग्री में दिया होता है कि भाई 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से। तो ये हमारा एंगल होता है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। 3 पॉइंट को मिला के अगर हम किरण की बात करें तो बेटा किरण कौन सी है इसमें? अगर हम किरण की बात करें बेटा तो इसके अंदर किरण कौन सी है? यानी रेज, इसके अंदर 2 रे है, रेज हैं। वो कौन सी हैं? तो पहले तो है AB, एक रेज है, और दूसरा है हमारा BC, ये 2 रेज है, ठीक है। इन 2 रेजों की वजह से ये एक एंगल बन रहा है, और एंगल किस में बन रहा है? B पर। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे कि एंगल ABC। ये जो बीच में जो होता है ना, तो ये एंगल होता है हमारा। बेसिकली जो हमारा बीच में पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये एकदम बीच में पॉइंट है, तो ये हमारा एंगल कहलाएगा। तो एंगल जो है जब भी, जैसे मान लो एक मैंने लिख दिया DEF, तो यहाँ केस में, इस केस में जो E है, एंगल जो है इस पे बनेगा, इस तरह से बनेगा बेटा। ये हो गया E, ये हो गया हमारा D, और ये हो गया हमारा F। इस तरह से हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। तो एंगल आपको समझ आ गए होंगे। ये एंगल को बनाने के लिए 2 किरण की जरूरत होती है बेसिकली, और 2 किरण के बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ एंगल बनता है। बात करते हैं एंगल होते कितने तरह के हैं। तो नॉर्मली बेटा सबसे छोटा एंगल होता है वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण मतलब इसको कहते हैं हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल,
ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बेटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम, इसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है। इसका जो अगला होता है उसको कहते हैं हम समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर, यानी कि अगर शॉर्ट में कहता हूँ इंग्लिश में इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। तो बेटा ये होता है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी मोर देन 90 बट लेस देन 180, ये हमारा होता है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। बात करते हैं इससे अगले की, तो बेटा ये होता है हमारा रेखिक कोण, रेखिक कोण, इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं। बोलते हैं स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बेटा इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 के बराबर। ठीक है बेटा। एक होता है इसके बाद एक और एंगल, इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बेटा मोर देन, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, यानी मोर देन 180 लेस देन 360। ठीक है। इसके बाद एक आता है बेटा कंप्लीट एंगल, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, इसको बोलते हैं हम संपूर्ण कोण, यानी कि ये होता है हमारा 360 डिग्री के बराबर, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके। आइए इनके बारे में जानते हैं कि फिगर कैसी होती है। देखो बेटा इसकी जो फिगर होती है ये हमेशा इस तरह से होती है, अंदर की तरफ धसी हुई, जैसे हम उंगली से अगर ऐसे एंगल बनाए इस तरह से ये हमारी फिगर होती है। ठीक है बेटा। और इसकी जो एंगल होती है ये ऊपर से एकदम स्ट्रेट आती है और फिर यहाँ पे आके 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये साइड बदल भी सकती है, ये इस तरफ भी बन सकती है, यानी ये इस तरफ भी बन सकता है, मगर ये स्ट्रेट होती है एकदम, ये सीधी होती है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। इसकी बात करें बेटा ये हमेशा बाहर की तरफ फैला हुआ होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। बात करें 180 डिग्री बेटा ये स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर बनता है ये एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एंगल बन रहा है। बात करते हैं प्रतिवृत्ति की, बेटा ये हमेशा उल्टा बनता है इस तरह से, यानी ये हिस्सा होता है एंगल का। ठीक है। बात करें 360 की, तो ये बेटा ये पॉइंट पर बनता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ऐसे ही बोल सकते हो आप और ऐसे ही बोल सकते हैं। एक पॉइंट है इससे ऊपर 180 और एक 180 नीचे, तो हो गया ये 360। ठीक है। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने सीखा एंगल कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जैकी अहमद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, नहीं पूरक और संपूरक कोण के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि
कई बच्चों को नहीं पता होता है, वो 8वीं क्लास में आ जाते हैं लेकिन उनको नहीं भी नहीं पता होता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, यानी पूरक और संपूरक कोण होते क्या हैं। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि पूरक और संपूरक कोण होते क्या हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी खासियत क्या होती है। तो बेटा ये जो एंगल है ना, ये हमेशा जोड़े की बात करते हैं, यानी पेयर्स की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहते हैं कि अगर दो एंगल को मिलाकर 90 डिग्री आ जाता है, यानी 90 डिग्री आ जाता है, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, यानी कि संपूरक कोण हो जाते हैं। यानी संपूरक कोण वो कोण होते हैं बेटा जो दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री आता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि 40 का संपूरक कोण कौन सा है, यानी 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 में हम क्या ऐड करें कि 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, यानी 90 डिग्री के बराबर आ जाए। हम 40 में क्या जोड़ें, तो सिंपल सी बात है बेटा, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण होता है 50। क्यों? क्योंकि 40 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी संपूरक कोण क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई 75 में क्या जोड़े 90 बनाने के लिए 15 डिग्री। तो बस ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये भी पेयर्स की बात करता है, यानी जोड़े की बात करता है। ये कहता है कि दो एंगलों को अगर आप मिला लोगे तो कितनी डिग्री बनना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री की अगर हम बात करें, यानी संपूरक की बात करें बेटा, ये 90 डिग्री की बात कर रहा था, और सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें तो ये 180 की बात कर रहा है, यानी दो एंगलों को मिला के कितना आना चाहिए, 180। मैं बात करूँ कि एक एंगल 120 डिग्री का है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल सही 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों ही पेयर्स यानी जोड़े एंगल की बात करते हैं, जोड़े की बात करते हैं, यानी दो एंगल को प्लस करने के बाद अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को प्लस करने के बाद सप्लीमेंट्री बनाना है तो फिर दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा। इसके बाद एक एंगल होता है बेटा एडजेसेंट एंगल, आपने शायद सुना होगा उसका नाम एडजेसेंट। मैं आपको बताता हूँ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, इसके अलावा एक एंगल होता है एडजेसेंट एंगल, यानी कि इसको हम अगर हम बात करें, इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा आसन कोण। आसन कोण, ये आसन कोण क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आसन कोण। बेटा आसन कोण जानने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये अगर हम बात करें इसकी, ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है। इस एंगल में बेटा ये जो हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो है ये और एक ये दोनों होते हैं बेटा, इसको कहते हैं आर्म्स, यानी भुजा। ठीक है, ये यानी कि अगर हम बात करें इन दोनों की, तो बेटा ये लाइन जो आप देख रहे हो सीधी, ये वाली, और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये दोनों की दोनों लाइनों को क्या कहते हैं बेटा, इन दोनों लाइनों को हम भुजा कहते हैं, यानी आर्म्स कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल बनता है, वो हमारा शीर्ष यानी वर्टेक्स होता है। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब आप समझ जाएंगे कि आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण की खास बात बेटा ये होती है नॉर्मली कि ये एक ही शीर्ष पर होते हैं, यानी इनके जो शीर्ष होते हैं वर्टेक्स, वो क्या होते हैं, वो उभयनिष्ठ होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं। इसके जो शीर्ष होते हैं, यानी वर्टेक्स जो होते हैं बेटा, वो कॉमन होते हैं। ये इसकी सबसे पहली खास बात है। ठीक है, इसकी सबसे पहली खास बात यही है कि इसके जो वर्टेक्स होता है वो क्या कहते हैं, कॉमन होता है। ठीक है, इसकी दूसरी खास बात है कि इसका जो एक शीर्ष होता है, एक क्या कहते हैं, अगर हम बात करें इसकी एक आर्म होती है, वो कॉमन होती है। यानी कि जैसे हम बात करें इस एंगल की, तो बेटा ये जो एंगल है ये भी इस वाले वर्टेक्स यानी शीर्ष पे और इस वाली लाइन पे बन रहा है, यानी कि ये एक आर्म हो गई है और ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इस एंगल की बात करें नॉर्मली, इस वाले एंगल की बात करें बेटा, तो ये एंगल भी इसी शीर्ष पे बन रहा है, यानी इसी पॉइंट पे बन रहा है, और ये एक आर्म हो गई। यानी इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें जो शीर्ष यानी वर्टेक्स होते हैं ये उभयनिष्ठ या कॉमन होते हैं, और इसी तरह से इसके जो आर्म्स होते हैं ये भी कॉमन होते हैं, यानी कि जो भुजा होती है ये भी उभयनिष्ठ होती है।
ये इसकी पहचान है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, ध्यान रखना बेटा, उभयनिष्ठ का अगर मतलब नहीं पता तो उभयनिष्ठ का मतलब जान लो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, सिर्फ इंग्लिश में कॉमन कहते हैं और हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। और एक जो भुजा है, यानी एक जो ये भुजा है, ये बेटा अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, ये अलग हो, यानी इसकी एक भुजा जो है वो अलग होनी चाहिए। इसकी ये भुजा अलग है और इसकी ये भुजा अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। यानी कि एक आर्म जो होती है, अदर आर्म्स आर डिफरेंट, अदर आर्म्स डिफरेंट, यानी कि दूसरी भुजा जो है ये अलग हो। यानी ये 3 पॉइंट अगर मिलते हैं हमें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आसन कोण है, ठीक है बेटा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आ गए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे।